कहानियों की अनोखी दुनिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे ही दिलचस्प अनोखी कहानियां देखते रहें। मजेदार सी कहानियां आपके लिए। कसम से चूल्हे की रोटी मिल जाए और उसके साथ ये साग, बस और क्या ही चाहिए जीवन में। कम ऑन। हाँ हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बात तो सही है भैया, लेकिन क्या छोटे, मुझे लगता है कि हमें अब एक गैस चूल्हा ले ही लेना चाहिए। कह तो तुम ठीक रहे हो छोटे, लेकिन इस चूल्हे से माँ की यादें जुड़ी हैं। विनीता जब भी इस चूल्हे पर गर्म गर्म रोटियां बनाती है तो सच में माँ की याद आ जाती है। याद है, वो भी तो हमें ऐसे ही बिठाकर गरम गरम रोटियां खिलाती थी। हाँ भैया, पर छोटा ठीक कह रहा है। आखिर कब तक हम माँ की यादों के बहाने इस चूल्हे पर ही खाना पकाते रहेंगे। भाभी को आसानी हो जाएगी अगर हम गैस वाला चूल्हा खरीद लेते हैं तो। क्यों विनीता, इस चूल्हे से दिक्कत हो रही है? अब आधी जिंदगी तो गुजर ही गई इस चूल्हे के साथ, तो अब दिक्कत कैसी। वैसे भी गैस चूल्हा बहुत महंगा आता है और फिर हर महीने उसकी वो टंकी भरवाओ। टंकी नहीं भाभी, उसे गैस सिलेंडर कहते हैं। सुनील की बात सुनकर सभी हंसने लगे। ये कहानी इन्हीं 3 भाइयों और उनकी पत्नियों की है। घर में सबसे बड़ा विमल था और फिर उसके 2 छोटे भाई मोहन और सुनील। तीनों ही अपने खेतीबाड़ी करके गुजारा चला रहे थे। सब ठीक था जब तक मोहन और सुनील की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि विनीता की दोनों देवरानियां ममता और सुनीता उससे बहुत अलग थी। विनीता जितनी समझदार और संस्कारी थी, तो वही ममता और सुनीता उतनी ही लालची और 1 नंबर की कामचोर। फिर उसी रात, विनीता सच बताओ, गैस चूल्हा ले लें क्या? अरे आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? ठीक तो चल रहा है सब। पता है, मैं जब उस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हूँ ना, तब मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जैसे माँ जी अभी भी मेरे बगल में बैठकर बता रही हो कि विनीता, नमक थोड़ा कम डाल, मसाला अच्छे से भून ले। हाँ, पर मैं तो बस तुम्हारे लिए। बड़े भोले हैं आप समझे नहीं। मुझे तो इतने बरस हो गए चूल्हे पर खाना बनाते हुए, तब मोहन और सुनील को मेरा ख्याल नहीं आया। अरे वो मेरी नहीं बल्कि अपनी अपनी पत्नियों की चिंता कर रहे हैं। अच्छा, अब समझा। तो ये बात है, तो बताओ क्या करना चाहिए? देखिए, चूल्हा तो ले ले, पर इतने पैसे हैं आपके पास? हाँ, ये भी ठीक ही कह रही हो। अच्छा, एक काम करते हैं, इस बार की फसल कट जाने दो, अगर पैसे बचेंगे तो ले आएंगे एक बढ़िया सा गैस चूल्हा। विमल और विनीता स्वभाव में एक जैसे थे, मेहनती और समझदार, जबकि मोहन और सुनील भी अपने बड़े भाई से बिल्कुल उलट थे। उन्हें विमल की तरह संतोष नहीं था, वो तो जल्द से जल्द अमीर होना चाहते थे। और वैसी ही थी उनकी पत्नियां ममता और सुनीता। अरे मैया, मैं तो परेशान हो गई हूँ इस चूल्हे से। खाना सही से बनता नहीं और ऊपर से बर्तन काले करता है, सो अलग। अरे तू क्यों चुप बैठी है? अब क्या बोलूं भाभी, आप तो कम से कम चूल्हा जला तो लेती हो, मुझसे तो ये कमबख्त एक बार में जलता ही नहीं। नाश्ता बनाने बैठती हूँ तो दिन के खाने का टाइम हो जाता है, खाना बनाने बैठती हूँ तो रात के खाने का टाइम हो जाता है। कमबख्त मारा चूल्हा किसी काम का नहीं। ममता और सुनीता उस चूल्हे को कोसे जा रही थी और इन्हीं बातों में ममता भूल ही गई कि उसने चूल्हे पर दूध उबलने रखा हुआ था। उसकी नजर हटते ही दूध उफन कर बर्तन से बाहर आ गया और फिर, लो, अब यही बाकी रह गया था, बस अब बहुत हो गया, मुझे तो अब गैस चूल्हा चाहिए। हाँ भाभी, सही कह रही हो, इस चूल्हे के साथ अपना गुजारा नहीं होगा। समस्या ये भी थी कि तीनों बहुओं के घर जरूर अलग अलग थे, लेकिन चूल्हा एक ही था। ऊपर से ममता और सुनीता चूल्हे पर ठीक से खाना भी नहीं बना पाती थी, जबकि विनीता को ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। और फिर एक दिन, भैया हमें आपसे कुछ बात करनी थी। छोटे बताओ क्या बात है? भैया बहुत हो गई खेती वेती, इसमें कुछ बचता नहीं है। अरे लेकिन यही तो हमारी रोजी रोटी है, इसके अलावा और क्या करेंगे हम? भैया हमने सब सोच लिया है, हम अब किसानों से फसल खरीदकर उसे आगे बड़े व्यापारियों को बेचेंगे और देखना 1 साल में कितना पैसा कमाएंगे। ये सब इतना आसान नहीं है छोटे। 1-1 किलो अनाज पर मुश्किल से 1-1.5 रुपया ही बचता है। 1-1.5 नहीं, कम से कम 5 रुपए। भैया हम किसानों से तब अनाज खरीदेंगे जब उनका अनाज कोई नहीं ले रहा होगा, और व्यापारियों को तब बेचेंगे जब उनके पास अनाज की कमी होगी। कुछ समझे? पर मोहन, ये व्यापार नहीं, ये तो काला बाजारी हुई। अब आप इसे चाहे जो नाम दो, हम आपसे बस इतना पूछने आए कि क्या आप हमारा साथ देंगे? नहीं छोटे, ये गलत है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है भैया, आप करो अपनी खेती, अब हम दोनों भाई आपको दिखाएंगे कि पैसा कैसे कमाया जाता है। विमल ने उन दोनों को बहुत समझाया, लेकिन मोहन और सुनील कुछ समझने को तैयार ही नहीं, और इस तरह दोनों जमकर अनाज की कालाबाजारी करने लगे। गांव के किसानों से औने पौने दाम पर फसल खरीदकर शहर में व्यापारियों को खूब महंगे दाम पर बेचने लगे, जिससे वाकई उनकी अच्छी कमाई होने लगी। पर ये पैसा परिवार में दूरियां ले आया और तीनों बहुओं ने अलग अलग खाना बनाना शुरू कर दिया। गरीब विनीता जहां चूल्हे पर दाल चावल और खिचड़ी बनाती,
तो वही ममता और सुनीता बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती। लेकिन फिर एक दिन, क्या हो गया सुनीता, ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठी है? देखो ना भाभी, मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, सारी की सारी जल गई। देखो ना, कोयला हो गया सारा पनीर। अरे कोई बात नहीं, मैं पालक पनीर बनाने जा रही हूँ, तुम आज के लिए मुझसे ले लेना सब्जी। पर चुपके से। हाँ क्यों, बड़ी भाभी को नहीं दोगी आप? नहीं, उन्हें अपनी सूखी रोटी उनके सड़ियल संस्कारों के साथ खाने दो। वो हमारी बेईमानी की सब्जी कहाँ खाएंगी? ममता और सुनीता अपनी जेठानी का ऐसे ही मजाक उड़ाती थी। फिर एक शाम, अरे सुनीता, वो गैस चूल्हे का क्या हुआ? पता नहीं दीदी, लगता है हमारी किस्मत में गैस चूल्हा है ही नहीं। ये बता रहे थे कि दूर दूर तक कोई गैस एजेंसी नहीं है यहाँ गांव में। शहर में एक एजेंसी से बात हुई थी, तो वो कहता है कि अभी नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, कोई चेकिंग चल रही है वहां भी, तो अभी 1-2 महीने और लग जाएंगे। मतलब हमें तब तक इसी चूल्हे के साथ अपना माथा फोड़ना होगा। हाँ भाभी, और कोई चारा नहीं। ममता और सुनीता उस चूल्हे से बहुत चिढ़ती थी। बातें करते हुए ममता ने चूल्हे पर बर्तन रखा और उसमें पुलाव बनने रख दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में जब ममता ने ढक्कन हटाकर देखा कि उसका पूरा पुलाव जल चुका था, ये देख ममता का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखा तुमने सुनीता, अभी कितनी देर हुई है बर्तन रखे और ये जल भी गया। पता नहीं कैसा चूल्हा है मनहूस कहीं का, सारा खाना जला देता है। लेकिन एक बात है, बड़ी भाभी का खाना तो कभी नहीं जलता इस पर। तो एक काम कर, जा चावल लेकर आ। अब हम दोनों बिना ढके चावल पकाएंगे और यहाँ से हिलेंगे भी नहीं, फिर देखते हैं कैसे जलता है पुलाव। ममता और सुनीता ने एक बार फिर चावल पकने रखे, फिर खुले बर्तन को घूर घूर कर देखने लगी। उनका सारा ध्यान चावल के बर्तन और चूल्हे की आंच पर ही था। तू तैयार है ना? जैसे मैं कहूँ जलती लकड़ियों पर पानी डाल देना। ठीक है भाभी। वो दोनों चूल्हे को एकटक देख रही थी और उनके देखते ही देखते सारा पुलाव एकदम से काला पड़ गया। इससे पहले कि सुनीता चूल्हा ठंडा करती, पुलाव फिर से जल चुका था। ये देखते ही ममता का गुस्सा सारी हदें लांघ गया। उसने पास में रखी लाठी उठाई और गुस्से में चूल्हे पर मारने लगी। 3-4 बार में ही वो चूल्हा टूट गया और फिर ममता और सुनीता वहां से चली गईं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो लौटी तो ये देखकर चौंक गई कि वो चूल्हा तो एकदम ठीक था और विनीता आराम से उस पर अपने परिवार के लिए खिचड़ी बना रही थी। ममता और सुनीता ने ये बात फौरन अपने पतियों को बताई और फिर, भाभी मैंने तो ये चूल्हा, ये कैसे हो सकता है? ये चूल्हा क्या हुआ? ममता क्या हुआ? चूल्हे को सब ठीक तो है? हाँ पर ये चूल्हा तो हमने, मेरा मतलब है ये तो टूट गया था ना। क्या कह रही हो तुम दोनों? कहाँ टूटा है? देखो ना, ये तो एकदम सही है। अच्छा वो सब छोड़ो, आओ सब लोग बैठ जाओ। मुझे पता है तुम दोनों का पुलाव जल गया था, अब भूखे तो नहीं सोने दूंगी। आ जाओ सब खिचड़ी खा लो आकर। ममता, मोहन, सुनीता और सुनील के साथ साथ विमल भी खाने के लिए चूल्हे के पास ही बैठ गया। हालांकि ममता और सुनीता गुस्से से लाल पीली हो रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने विनीता की खिचड़ी खाई वो हैरान रह गई। वो खिचड़ी किसी बिरयानी से भी ज्यादा अच्छी बनी थी। उस खिचड़ी के स्वाद ने ममता और सुनीता को सब समझा दिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो भीगी आंखों से विनीता को देखने लगी और फिर विनीता ने बड़े प्यार से उनसे कहा, इस चूल्हे में माँ जी की यादें हैं और वो हमेशा कहती थी कि एक रोटी कम खाना लेकिन ईमानदारी की खाना, समझे? खैर वो छोड़ो, ये लो और खाओ, चिंता मत करो, अभी भगोने में बहुत खिचड़ी है। दोनों भाई और उनकी पत्नियां पश्चाताप के आंसू बहा रहे थे, पर फिर उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि अब वो ईमानदारी की अहमियत समझ चुके थे। कुछ दिनों से मीरा बहुत परेशान थी। उसकी शादी के बाद जब जब वो अपने मायके अपने भाई भाभीयों से मिलने के लिए जाती तो सब उसे खूब लाड प्यार करते, उसकी खूब खातिरदारी करते, पर कुछ समय से वो उनके नेचर में चेंज देख रही थी, इसीलिए उसका मन भी बहुत उदास था। क्या हुआ बहू, तुम थोड़ी परेशान दिखाई दे रही हो, मुझसे कहो, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। माँ जी, शादी से पहले भैया भाभी मेरे से बहुत प्यार से बात करते थे, मेरी छोटी छोटी जरूरतों का बहुत ख्याल रखते थे, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे। पर शादी के बाद मैं जब भी उनसे मिलने जाती हूँ वो मेरे से ठीक से बात ही नहीं करते और यहाँ तक कि मुझसे मिलने भी नहीं आते, और मुझे उन्होंने बुलाना भी बहुत कम कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से वो लोग मुझसे बात करने से कतराने लगे हैं? हो सकता है बहू ये तुम्हारे मन का वहम हो। पहले तुम उनके साथ रहती थी ना, तो तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होता था। अब तुम उनसे दूर हो, इसलिए तो उन्हें ज्यादा याद करने लगी हो, तभी तुम्हारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उनके मन में होगा। एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहकर आ जाओ।
इससे तुम्हारे मन का वहम भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा उदास मन भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू माँ जी, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। मैं कल ही मायके रहने चली जाती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं उन्हें कुछ बताऊंगी नहीं, उन सबको सरप्राइज दूंगी। अगले दिन मीरा अपने भैया भाभी को सरप्राइज देने के लिए अपने मायके पहुँचती है, पर वहाँ पर तो ताला लगा हुआ था। अरे, घर पर तो ताला लगा हुआ है। हो सकता है निशा भाभी और अलका भाभी कहीं बाहर गई हो। थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। एक काम करती हूँ, निशा भाभी के मोबाइल पर फोन करती हूँ। मीरा अपनी बड़ी भाभी को फोन मिलाती है, पर फोन ही नहीं मिल रहा था। तभी पड़ोसन उसके पास आती है। अरे मीरा बिटिया, कैसी हो? नमस्ते आंटी जी, मैं ठीक हूँ। आपको कुछ आइडिया है कि भाभी कहाँ गई हैं? वो सब तो घूमने के लिए विदेश गए हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। वो तुम्हारे भतीजे ऋषि का बर्थडे है ना, वही मनाने के लिए गए हैं। विदेश गए हैं? मुझे बताया भी नहीं। आ जाओ बिटिया, यहाँ आ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं आंटी जी, मैं फिर कभी आऊंगी, अभी मैं चलती हूँ। नमस्ते आंटी। मीरा के दिमाग में बहुत सी बातें चलने लगी। पूरे रास्ते कुछ न कुछ सोचती रही। अजय भैया और विजय भैया तो कह रहे थे कि मेरी शादी के लिए उन्होंने कर्ज लिया है। उनके पास शादी के लिए पैसे नहीं है। पहले ही उनका काम अच्छा नहीं चल रहा। बड़ी मुश्किल से मेरी शादी कर रहे हैं, पर विदेश ट्रिप में बर्थडे के लिए फिर उनके पास पैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ तक कि घूमने जा रहे हैं, वो भी देश से बाहर, विदेश में। मुझे एक बार फोन करके बताया तक नहीं। उलझन भरी बातें मीरा के दिमाग में चलती रहीं। जैसे ही वो वापस ससुराल पहुंची तो उसकी सास और पति दंग रह गए। अरे मीरा, तुम वापस आ गई? तुम तो भैया भाभी के घर रहने गई थी ना? क्या हुआ बहू, तुम लौट क्यों आई? भैया भाभी आउट ऑफ इंडिया गए हैं ऋषि का बर्थडे मनाने के लिए। सब लोग 1 महीने बाद लौटेंगे। मुझे एक बार भी फोन करके दोनों भैया और भाभी ने बताया तक नहीं। मैं यही सोच रही हूँ, कम से कम एक फोन तो कर देते। हमसे तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास शादी के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए अमित ने लोन लेकर पूरी शादी का खर्च उठाया था। वैसे मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए बहू, पता नहीं तुम क्या सोचोगी, पर उन लोगों के पास विदेश घूमने के लिए पैसे कहाँ आए, जबकि पूरी शादी तो हमने की है। यही देखते हुए कि उनके पास शादी के लिए पैसे नहीं है। ये तो तुम दोनों की लव मैरिज थी, इसी वजह से ना मैंने कुछ बोला, ना तुम्हारे ससुर जी ने, और ना ही अमित ने। छोड़ो विमला, ये सब कहने की क्या जरूरत है? बहू पहले ही बहुत परेशान है, ये सब बातें सुनकर ये और परेशान हो जाएगी। कोई नहीं, मीरा हमारी बहू है, हमारा खर्चा हो या इसके मायके वालों का, बात एक ही है। अगले 1 महीने तक मीरा के भाई भाभीओं ने एक भी फोन नहीं किया। अचानक 1 महीने बाद एक दिन जब मीरा अपने पति अमित के साथ बाजार गई हुई थी, वहीं उसकी दोनों भाभियां उसे दिखाई दें, पर वो दोनों उससे नजरें चुराने लगी। सुनो, ये तो निशा भाभी और अलका भाभी है ना? इसका मतलब ये लोग विदेश से वापस आ गए, पर इन्होंने आकर भी मुझे फोन नहीं किया। चलो तो मैं बात करती हूँ। छोड़ो ना मीरा, जब उन्होंने ही तुम्हें याद नहीं किया तो तुम क्यों उनसे बात कर रही हो? रहने दो। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। जरा पूछूं तो वो मेरी भाभियां हैं, उनसे ये सब पूछने का तो मेरा हक बनता है। रुको, मैं अभी पूछती हूँ। मीरा जैसे ही अपनी दोनों भाभियों के पास जाने लगती है, उसकी भाभियां उसे देखकर इग्नोर करके चली जाती हैं। निशा भाभी, अलका भाभी, इधर। अरे, मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये माजरा क्या है? मैंने तुम्हें बोला था ना कि मत जाओ। देखो, उन्होंने तुम्हें देखा फिर भी नहीं रुकी। चलो अब घर चलते हैं। मीरा घर आकर सारी बात अपनी सास को बताती है। अब तो ये सब सुनकर मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें अनदेखा क्यों कर रहे हैं? कुछ दिन इंतजार करो, देखते हैं, क्या पता वो खुद फोन कर लें। अगले कुछ दिनों तक मीरा ने वेट किया, फिर भी किसी का भी फोन उसके मायके से नहीं आया। एक दिन मीरा अपनी सास के साथ किसी काम से बाजार से लौट रही थी, तो रास्ते में उसे अपने पापा के खास वकील दोस्त मिस्टर शर्मा मिल गए, जिनसे उसे एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर वो और उसकी सास हैरान रह गए। मुझे तो हैरानी हो रही है मीरा बिटिया कि तुम्हारे दोनों भाइयों ने बंटवारे का हिस्सा तुम्हें नहीं दिया, जबकि तुम्हारे पापा तो 3 हिस्से करके गए थे। उन्होंने तुम्हारी वसीयत में यही लिखा था कि तीसरा हिस्सा तुम्हारी शादी और तुम्हारे दूसरे खर्चों के काम आएगा। पता नहीं अचानक से तुम्हारे दोनों भाइयों ने मुझे मना कर दिया और मेरी जगह किसी और वकील को हायर कर लिया। मुझे बात ही समझ नहीं आई। अब मैं क्या ही बोलता कि मुझे क्यों हटा रहे हो। मेरा बोलना भी सही नहीं था ना, पर मैं ये तो कहूंगा बेटी कि तुम्हें अपने हक का पैसा लेना चाहिए। वो तुम्हारे पापा की आखिरी इच्छा थी कि तुम्हें भी बंटवारे का हिस्सा मिले। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई भाभीओं ने तुमसे बेईमानी की है।
मैं यकीन नहीं कर सकती कि मेरे अपने सगे भाई मेरे साथ ऐसा करेंगे। वकील अंकल प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं अपने हिस्से के पैसे अपने भाई भाभीियों से ले सकूं। एक बार वो कहते तो सही कि बहन हम तुझे बंटवारे का हिस्सा नहीं देना चाहते, तो मैं हंसते हंसते वो पैसे उन्हें दे देती। अरे मैं तो उनकी सगी बहन हूँ, वो मुझसे जान भी मांगते तो मैं दे देती, पर उन्होंने मुझसे इस तरह झूठ और बेईमानी के सहारे बर्ताव किया है, वो माफी के लायक ही नहीं है। प्लीज अंकल मुझे किसी भी तरह अपने भाइयों से अपना हिस्सा लेना है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा बेटी। है मीरा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मैं और बाकी घर के लोग भी तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपने खुद ही सारी शादी का खर्च उठाया था, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब मैं अपने भाई भाभीियों से अपने पापा की जायदाद का हिस्सा जरूर लूंगी जो वो मेरे लिए छोड़ कर गए हैं। वकील मिस्टर शर्मा की हेल्प से मीरा को अपने पिता की जायदाद में से तीसरा हिस्सा मिल जाता है जो वो उसके नाम करके गए थे। पर मीरा को इस बात का दुख था कि उसके भाई पैसों के लिए उसके साथ गलत हो गए। आज से मेरा कोई मायका नहीं है। भूल जाना कि आपकी कोई बहन भी थी। ऐसा मत कह मीरा, हमसे गलती हो गई। हाँ मीरा, पैसों के लालच में हम अंधे हो गए थे। नहीं भैया, अब बहुत देर हो चुकी है। प्लीज अब आप मुझसे कभी भी कोई वास्ता मत रखना। थैंक यू शर्मा अंकल, आपने मेरी बहुत हेल्प की। मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने हमेशा के लिए अपने भाइयों से मुंह मोड़ लिया। शायद उसके भाई भाभीियों के लिए यही सबसे बड़ी सजा थी।